शांडिल्य जी 200 घंटों का एक टारगेट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये टारगेट अपने आप में एक बड़ा टारगेट है। काउंसिल ऑफ लॉयर आपने एक नई ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म की है, मतलब लीगल एड एम्बुलेंस। जब एम्बुलेंस दिमाग में आता है कि आप किसी मरीज़ को लेके जा रहे हो हॉस्पिटल में, तो मैं और मेरी टीम हंस रहे थे कि ये क्या एम्बुलेंस है भाई जिसमें हमको लीगल सर्विसेज मिलेगी। कई सालों से मेरा यही ध्येय है कि मैं किसी ना किसी तरीके से समाज के काम आऊँ, मैं किसी ना किसी तरीके से उन लोगों से जुड़ूं जो न्याय से वंचित रहे। तो इसी कारण मैंने काउंसिल ऑफ लॉयर्स बनाई। जो मेरे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं, उनको मैंने एक किया, उन्हें अपना विजन बताया और सब ने मुझे अप्रिशिएट किया। और जजेस तक ने, रिटायर्ड जजेस भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हज़ारों संस्थाएं चल रही हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हम उनसे ज़्यादा काम करेंगे, हमारा कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं है, पर हमारा ये है कि हम अपनी लकीर दूसरी लकीरों से लंबी करेंगे। हमारी फीस है 3 गाँव। काउंसिल ऑफ लॉयर्स से जुड़ने की रजनीश जी फीस है 3 गाँव, 3 विलेजेस। हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं वो जस्टिस रितु बारी जी हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं चैट अनलॉक और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वैसे तो आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई मूवीज़ आपने देखी होगी कि मूवी चलती है और लास्ट में एक केस चलता है कोर्ट के अंदर। बड़ा फैंसी सा कटघरा होता है, सामने जज साहब बैठे होते हैं और दलीलें होती हैं और फैसला सुनाया जाता है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इसके अराउंड ही कुछ करेंगे। आज हम जो डिस्कशन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर के अराउंड करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं वो एक लीगल एडवाइज़र कहिए या फिर कहिए एक लीगल में उन्हें एक महारत हासिल है। काउंसिल ऑफ लॉयर के चेयरमैन हैं ये वासु रंजन शांडिल्य। शांडिल्य जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका आज की डिस्कशन में। धन्यवाद रजनीश जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी शांडिल्य जी, जैसे भी हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं एक बड़ा फिल्मी सीन हमारे दिमाग में आ जाता है। जैसे कोई मूवी चल रही है, कुछ ऐसे इंसिडेंट बना, ना चाहते हुए भी वो एक लीगल केस में फंसे, फिर एक कचहरी हुई और उसमें अलग अलग एविडेंस आ रहे हैं, कटघरे में होके जज साहब को दलीलें दे रहे हैं। ये तो वो एक फ़नी पार्ट जिसको लोग एंजॉय करते हैं। बट आप ये देखिए कि असल में अगर ये किसी के साथ चीज़ें होती हैं तो कितना पेनफुल ये प्रोसेस रहता है। तो अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सडनली ना लोगों के दिमाग में बड़ा एक स्ट्रेसफुल सा चीज़ दिमाग में आ जाती है, कहाँ हम कोर्ट में जाएंगे, किस वकील के चक्कर काटेंगे, है ना। तो लॉ को लेके लोगों के दिमाग में जो मैं कहूँगा कॉन्सेप्शन है या फिर जो धारणा है, लोगों के दिमाग में जो धारणा है वो बहुत गलत है। मतलब लोग इससे बचना चाहते हैं, इससे दूर भागना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लॉ को लेके जो ये लोगों की धारणा है, क्या ये सही है? तो देखिए, जिस प्रकार आपने कहा, जो कोर्ट रूम ड्रामाज होते हैं और जो ओरिजिनल कोर्ट्स होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, कहीं ना कहीं जो फिल्म डायरेक्टर होते हैं वो कोर्ट को इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे एक हमारा फेमस डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे देश में बहुत से केस पेंडिंग हैं। मैं मानता हूँ हमारे देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे जो जजेस हैं, हमारी जो कोर्ट्स हैं, जो हम एडवोकेट्स हैं, हमारा प्रोफेशन है, वो उसको ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। जहाँ बात आती है फिल्मों की, वहाँ तो लोग इसको एंजॉय करते हैं जी, है ना। जैसे भी अपने बातों में कहा कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। मतलब 5 करोड़ अगर हम सुनते हैं तो एक शौक लगता है कि 5 करोड़ लोगों को कब जस्टिस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या फिर ये कहानी बन के रह जाएगी, लोग जीते हैं मर जाते हैं, है ना। कहीं हम ये भी सुनते हैं कि लोगों के साथ न्याय ही नहीं हो पाया, लोग मर गए हैं, है ना। तो 5 करोड़ का ये नंबर आपको लगता है कि हमारी जो जुडिशरी है उसके आसपास भी कहीं पहुंच पाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ का नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। देखिए, हमारी जो जुडिशरी है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं, हमारे हाई कोर्ट्स हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे मेडिएशंस चल रही हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में मेडिएशंस के थ्रू, मेडिएटर्स के थ्रू जो हमारे जो केस हैं, सारे जो पेंडिंग केसेस हैं, उनको अब जो हमारे जज साहब हैं 2 बजे उठाते हैं। कोर्ट का टाइम होता है 10 से 4। 2 बजे जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको उठाया जा रहा है। उसमें 30 साल पुराने केसेस भी हैं। 2 बजे आप रात की बात करें? नहीं, दोपहर की बात कर रहा हूँ मैं। दोपहर को दिन के 2 बजे तक, वो 2 से लेकर 4 बजे तक उन केसेस को सुना जा रहा है और उन केसेस को मेडिएशन के लिए भेजा जा रहा है। और जो केसेस मेडिएशन के थ्रू खत्म हो सकते हैं उनको ख़त्म करवाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ओवरऑल इन इंडिया पेंडेंसी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और इसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं, और हम एडवोकेट्स भी इनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे अब कुछ केसेस डिवोर्स के केसेस हैं, जो डेड केसेस हैं, जैसे जिसके अंदर चाइल्ड नहीं है,
तो उन केसेस वो भी पेंडेंसी में आ जाते हैं, वो भी इन 5 करोड़ केसेस में हैं जो केस खत्म हो सकते हैं ड्यू टू सम मिस्टेक्स एंड ड्यू टू सम रीजंस ऑफ इन मैरिज। आपकी लड़ाई होगी, आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी, उनके केसेस चल रहे हैं, तो वो भी इन पेंडेंसी में ही आ रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से कि कुछ ऐसे केसेस जो डेड केसेस हैं उनको थ्रू मेडिएशन डिस्पोज ऑफ करवाया जाए। तो शांडिल्य जी देखो, जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी लॉ सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, है ना, और कुछ एक गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हैं जो ऐसा दावा करती हैं कि लोगों को न्याय मिलेगा और उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाया जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही, मे बी वो अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं, बट जो वर्क प्रेशर है, जो जैसे अपने नंबर ही बताया 5 करोड़, मेरे बार बार मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही है, 5 करोड़ का नंबर, तो वो शायद संस्थाएं उस नंबर को या फिर उस रेमेडी को करने के लिए सक्षम नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गई है। काउंसिल ऑफ लॉयर आपने एक नई जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म की है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इससे लोगों को एडवाइसेस मिलेगी, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपको लगता है कि जो आपकी काउंसिल ऑफ लॉयर है, ये सारे जो टारगेट्स हैं हमारे, या फिर हमारी कंट्री के जो टारगेट्स हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कहीं ना कहीं उसके आसपास पहुंच पाएगी या फिर उसको हील कर पाएगी उन चीज़ों को? रजनीश जी, जब मैं वकालत के पेशे में आया था ना, तो मैंने सबसे पहले जब मैं अपना बार काउंसिल से लाइसेंस लिया, तो सबसे पहले स्टेटमेंट, सबसे पहले इंस्टाग्राम पोस्ट, सबसे पहली मेरी फेसबुक पोस्ट यही थी कि जो लोग पैसों के अभाव से, अंतिम लोग जो अनप्रिविलेज्ड क्लास हैं, जिन पर न्याय नहीं पहुंच सका, जिन तक जस्टिस नहीं पहुंच सका, उनकी मदद करने के लिए मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ। और पिछले कई सालों से मेरा यही ध्येय है कि मैं किसी ना किसी तरीके से समाज के काम आऊँ, मैं किसी ना किसी तरीके से उन लोगों से जुड़ूं जो न्याय से वंचित रहे। तो इसी कारण मैंने काउंसिल ऑफ लॉयर्स बनाई, और काउंसिल ऑफ लॉयर्स के अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और काउंसिल ऑफ लॉयर्स के अंदर हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं वो जस्टिस रितु बारी जी हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। इसके अंदर बहुत सीनियर एडवोकेट्स हमने उनको एज ए पैटर्न बनाया है, और हम एक गाइडिंग लाइट के रूप में उनकी हेल्प ले रहे हैं, और हम एक हेल्पिंग हैंड के रूप में समाज की हेल्प कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफिस की हेल्प कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की हेल्प कर रहे हैं, और एक लीगल एड सोसाइटीज़ की हेल्प कर रहे हैं। तो शांडिल्य, जैसे आप बता रहे हैं काउंसिल ऑफ लॉयर में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही कई और ऑर्गेनाइजेशन है जो दावा करती रही हैं कि हम लोग भी लोगों को इस तरह से रेमेडीज़ दे रहे हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि काउंसिल ऑफ लॉयर कुछ अलग करेगी इन सारी चीज़ों से, या फिर उस टारगेट को अचीव करने में थोड़ा स्पीड अप होगी? जी रजनीश जी, मैं हमेशा, मेरा एक मन में एक चीज़ रहती है कि मैं सबसे कुछ अलग करूं, सोसाइटी से कुछ अलग करूं, और जो मेरी टीम है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उन्हीं को एक टीम के अंदर डेवलप किया। अपने जो मेरे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं, उनको मैंने एक किया, उन्हें अपना विज़न बताया, और सब ने मुझे अप्रिशिएट किया, और जजेस तक ने, रिटायर्ड जजेस भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम सबको, जिसको भी हम अपने प्रपोजल्स देते हैं, हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं देते हैं, तो दे ऑल अप्रिशिएट अस। तो इसको लेकर अब मैं काम करूंगा, और सबसे अलग हट के काम करूंगा, क्योंकि देखिए हज़ारों संस्थाएं चल रही हैं, मैं नहीं कहूँगा कि हम उनसे ज़्यादा काम करेंगे, हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, पर हमारा ये है कि हम अपनी लकीर दूसरी लकीरों से लंबी करेंगे। ना तो हम किसी से जेलसी करेंगे, ना हमें अगर कोई संस्था चल रही है तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन करनी पड़े तो वो भी करेंगे। बस मेरा एक ही जो मेरा मोटो है, अंतिम नागरिक तक, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया न्याय पहुंचे। मैं अभी आपकी सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, उसमें कुछ आपने पोस्ट की थी कि काउंसिल ऑफ लॉयर एक नया प्रोग्राम लेके सामने ही है, जिसमें वो 200 घंटे भारत के अलग अलग गाँवों में, विलेजेस में जाएगी और लोगों को लीगल एड देगी। देखिए, जो हमारा ये 200 आवर इंडियन विलेज है, ये हम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे पास अभी जो हमने गूगल फॉर्म निकाला था काउंसिल ऑफ लॉ से जुड़ने के लिए, अब तो उसमें हज़ारों लोग हमारे उस फॉर्म को भर चुके हैं, और हम धीरे धीरे नॉर्थ से साउथ की तरफ भी शिफ्ट करेंगे। और हमारा जो ध्येय हमारा यही है कि हम पूरे पैन इंडिया में 28 स्टेट्स में और 7 यूटीज़ में काम करें। शांडिल्य जी, 200 घंटों का एक टारगेट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये टारगेट अपने आप में एक बड़ा टारगेट है, है ना। हम लोग अनाउंस कर देते हैं कि 200 घंटे हम लोग लीगल सहायता देंगे लोगों को जाके, और जबकि भारत एक बहुत बड़ा एक ज्योग्राफी है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे, लोगों की सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है,
आपको पढ़ाई लिखाई को लेके भी चैलेंजेस आते हैं, कुछ लोग समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते। तो जैसे आप ये 200 घंटे आप बोल रहे हो कि आप गांव-गांव लेकर जाओगे, लोगों को हेल्प करोगे आप, तो ये आपको लगता है कि मतलब ये किस तरह से आपने इसका प्लान डिसाइड किया है, किस तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? बिकॉज 200 घंटे बोलना एक बहुत ईजी लगता है सुनने में, बट जब आप उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करते हो तो शायद बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए। देखिए जी, मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा, अकेला वासु रंजन शांडिल्या कुछ नहीं कर सकता। मुझे देश के वकीलों की भी ज़रूरत है, मुझे देश के नागरिकों की भी ज़रूरत है जो नॉन एडवोकेट्स हैं हमारे साथ, वो वॉलंटियर बन के काम कर सकते हैं। और अब मैं सभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको काम करने का ढंग बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम जो भी हमारे साथ एडवोकेट मेंबर जुड़ रहा है उनको हमारी फ़ीस है 3 गाँव। काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स से जुड़ने की रजनीश जी फ़ीस है 3 गाँव, 3 विलेजेस। हमारी कोई फ़ीस नहीं है, हम कोई किसी को एंट्री चार्जेस, मेंबरशिप चार्जेस ज़ीरो। हमारी सिर्फ एक फ़ीस है 3 गांव। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी एडवोकेट मेंबर, नॉन एडवोकेट मेंबर हमारे साथ जुड़ेगा, उसका सिर्फ हम एक फॉर्म लेंगे, वो हमें 3 गांवों के नाम देगा कि मैं इस गांव में जाऊंगा, इन 3 गांवों में हम उसकी ड्यूटी लगाएंगे। अब ये 200 घंटे कैसे पूरे होंगे? वह जो एडवोकेट उस गांव की जिम्मेवारी लेगा, एक तरह से उस गांव को गोद लेगा, 3 गांवों को। वो हर घंटे 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा वो पूरा करे, वो महीने में उस 3 घंटों को पूरे करे, वो चाहे एक दिन में उन 3 घंटों को पूरा करे। हमारी तरफ से उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। पर आपको लगता है इसमें कुछ एक फाइनेंसिस की ज़रूरत भी होगी, कुछ एक मनी पावर भी चाहिए होगी? देखिए, सोशल वर्क करने के लिए अगर हम किसी का आगे हाथ फैलाएंगे तो फिर हमें सोशल वर्क करनी नहीं चाहिए। हम उन्हीं लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिनके मन में कुछ काम करने की शक्ति है, जो चाहते हैं कि मैं सोसाइटी को सर्व करूं। अगर आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं तो आपको फाइनेंसिस भी अपने आप करने पड़ेंगे यूटिलाइज, और फाइनेंसिस हमें खुद ही करने पड़ेंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सभी को ये कहा है कि आप ऐसे गांव चूज करें जो आपके घर के आसपास हो। अगर जहाँ मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो मैं चंडीगढ़ के आसपास के गांव को फोकस करूंगा। अगर मेरे साथ कोई पंजाब से जुड़ रहा है तो उसके डिस्ट्रिक्ट, कोई मेरे साथ जलंधर से जुड़ रहा है तो मैंने सोचा कि आप जलंधर के डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करो। अब मेरे साथ यूपी से लोग जुड़ रहे हैं, इलाहाबाद से, मेरे को लखनऊ से, उनको मैंने कहा कि आप वहाँ के जो गाँव हैं वहाँ की आप लिस्ट रेडी करो। अब हम स्टूडेंट्स को भी जोड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं कहा आपका कोई गांव है, हर किसी का कोई ना कोई गांव है। जो हमारी रूरल इंडिया है हमारा, हम सब गांव से ही उठ के आए हैं। हमारे दादे परदादा जी सारे गांव से ही होते थे, तो अब हम शहरी हो गए। पर जैसे जैसे हम शहर में आ रहे हैं तो हम गांव को भूलते जा रहे हैं। तो हम रूरल, जो लीगल एक्सेस है रूरल इंडिया में, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो आज की जनरेशन है जो गाँवों को भूल रही है उनको भेजा जाए। अब यंग जनरेशन आती है, जो अभी अनरोल्ड एडवोकेट्स हो रहे हैं, वो मुझे कॉल करते हैं हमने जुड़ना है। जब उनकी ड्यूटी लगेगी गाँव में जाके, तो वो गाँव का कल्चर सीखेंगे, गाँव की परंपरा को सीखेंगे, उनसे गांव की प्रॉब्लम्स भी पूछेंगे क्या है। तो इन सब 2 वे बेनिफिट्स होंगे जी। लोग कल्चर से भी जुड़ेंगे और लोगों का फायदा भी होगा। और जब आप जाओगे 200 घंटे के लिए, जो एक आदमी 3 गांव जो जाएगा तो 3 घंटे वो पूरे कर रहा है। तो जैसे जैसे अगर हमारी 100 मेंबर की टीम एक स्टेट में बन गई तो ये 300 घंटे हो जाएंगे, तो ये 200 घंटे हो जाएंगे, तो ये हमारे घंटे बढ़ेंगे। ये 200 आवर हमारा जो टारगेट है ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो आपका मोमेंटम है दिन पर दिन बढ़ेगा है ना, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मोमेंटम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी रीच बढ़ती जाएगी विलेजेस में, वैसे वैसे हम सरपंचों से जुड़ते जाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम सरपंच से भी मिलेंगे, हम एक्स सरपंच से ही मिलेंगे, हम वहाँ के कांग्रेस के मेंबर से भी मिलेंगे जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, हम वहाँ बीजेपी के प्रेसिडेंट से ही मिलेंगे, वहाँ कोई अन्य पार्टी का प्रेसिडेंट है उससे ही मिलेंगे। हम ऐसे मौजूद लोगों से मिलेंगे जिसको पूरा गांव जानता है, ताकि उन तक पहुंचकर जो गांव की समस्या है वो हम पता कर सकें। इन लोगों से मिलते मिलते पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, राजनेता गांव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे हम बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब ये पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी है। देखिए, तो हम ये देखें कि शांडिल्य जी अब अगले कुछ महीनों में किसी पॉलिटिकल पोस्टर पे दिखेंगे? देखिए, अगर समाज की सेवा करना कोई गलत है, अगर उसके थ्रू हम किसी पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। अभी सिर्फ मेरी एक ही आइडियोलॉजी है, सोशल वर्क, समाज सेवा। और मैं मानता हूँ कि जब मैं काला कोट डालकर अपना बैंड लगाकर किसी को मिलता हूँ तो मेरे पर वो ज़्यादा विश्वास करता है। आज के राजनेताओं पर लोगों को कम विश्वास है, तो मैं मानता हूँ कि मेरी बात ज़्यादा अच्छे से सुनी जाएगी। मैं मानता हूँ जब एज ए एडवोकेट मैं उनके पास मिलने जाऊँगा, मेरा कोई मेंबर मिलने जाएगा, हमारे काउंसिल ऑफ लॉ को कोई मेंबर मिलने जाएगा उस गाँव के लोगों से, तो गाँव के लोग उसको एक इज्जत से मिलेंगे। तो पॉलिटिक्स अपार्ट वे है, सोशल वर्क के थ्रू बहुत लोग पॉलिटिक्स में भी आए हैं, पर अभी ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं है। पर मेरा मन ये है कि थ्रू पॉलिटिक्स चाहे ना मैं करूं, सोशल वर्क के थ्रू पूरे इंडिया में
एक मेरे मन में कोई मेरे दरवाजे पर कोई ये कह के ना है कि मुझे कानून से वंचित रहना पड़ गया, मुझे लीगल एक्सेस नहीं मिला, मुझे कोर्ट में ये प्रॉब्लम आई। हम घर घर तक जाएंगे और उसके लिए हमारे बहुत पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो हम शुरू करेंगे। शांडिल्य जी, बहुत अच्छी आपकी बातें हैं, बहुत अच्छे आपके विचार हैं। हम लोग ना आपका सोशल मीडिया देख रहे थे, मेरी टीम वाले, इनफैक्ट हम काफ़ी हंसे भी। आपने शायद एक पोस्ट डाली थी लीगल एड एम्बुलेंस जी, जिसमें आप कुछ मतलब लीगल एड एम्बुलेंस, जब एम्बुलेंस दिमाग में आता है कि आप किसी मरीज़ को लेके जा रहे हो हॉस्पिटल जी। में, तो मैं और मेरी टीम हंस रहे थे कि ये क्या एम्बुलेंस है वही जिसमें हमको लीगल सर्विसेज मिलेगी। देखिए, मेरा पायलट प्रोजेक्ट है अभी ये फ़िलहाल पूरा तो नहीं हुआ है, पर जो मैंने सोचा है मेरे साथियों की बदौलत, मेरे गुरु की बदौलत, मेरे परिवार की बदौलत, मेरे समाज की बदौलत, उसे मैंने हमेशा पूरा किया है। देखिए, जो लीगल एड मोबाइल वैन एम्बुलेंस कह लीजिए, लीगल एड वैन कह लीजिए, ये एक मेरा पायलट प्रोजेक्ट है। इस वैन के थ्रू हम गांव-गांव तक जाएंगे और उसको हम एक मोबाइल वैन के रूप दे रहे हैं। उसके अंदर 3 लैपटॉप्स, प्रिंटर्स लेके मेरे साथी बैठेंगे और एक रूम उसका अलग बनेगा, कंसल्टेशन रूम। गांव-गांव में जाएंगे, गांव-गांव, क्योंकि आज गाँवों में बैठने की जगह नहीं है हमारे पास। हम कई गाँवों में गए, वहाँ पर बैठने की कम्युनिटी सेंटर्स की हालत जर्जर है। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गांव के अंदर एक अच्छी स्पेसेस बनाई जाए, कम्युनिटी सेंटर को ठीक किया जाए, अच्छी स्पेस बनाई जाए। और जहां तक बात रही मोबाइल वैन की, तो मोबाइल वैन में हम जब जाएंगे तो कंसल्ट करेंगे। अगर किसी की प्राइवेट समस्या है, कोई उसको लीगल एड चाहिए, उसको समस्या देंगे और हम उसको गाइड कर सकते हैं कि देखिए, हम अभी लीगल एड नहीं है, हम एक हेल्पिंग हैंड है लीगल एड। क्योंकि हरियाणा, पंजाब, कोई भी ऑल ओवर इंडिया जो नेशनल लीगल एड सोसाइटी स्कीम है, उसके तहत जिसकी भी इनकम 1,30,000 से कम है वो लीगल एड ले सकता है जाकर। तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि सर, अगर आपकी 130 से कम है तो हम आपकी थ्रू हाई कोर्ट, थ्रू सेशंस कोर्ट हेल्प करवा सकते हैं, आप केस फाइल करिए। उसको एक गाइड दे सकते हैं, उसको एक सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। और वहीं हम जो हमारे कंप्यूटर्स लगे होंगे, प्रिंटर्स लगे होंगे, हम ऑन द स्पॉट किसी ने कोई कंप्लेंट रेडी करवानी है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कंप्लेंट रेडी करके, उससे कंसल्ट करके 10-15 मिनट्स उसका सारा दुखड़ा सुन के उसी ऑन द स्पॉट कंप्लेंट विद प्रिंट उसको दिया करेंगे। किसी ने आरटीआई लगानी है, लोगों को यही नहीं पता आरटीआई कैसे लगती है, तो उसको वहाँ पे एक वर्कशॉप लगाया करेंगे कि आप ऐसे आरटीआई लगा सकते हो, आप ऐसे अपने हक जान सकते हो। लोगों को अपने हक के बारे में नहीं पता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम गाँव-गाँव जाएंगे, उसमें हमारे साथी जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी एम्बुलेंस, जो हमारी लीगल एड वैन्स हैं, ये दिन ब दिन बढ़ें। शांडिल्य जी, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे कि आपने बताया कि 200 घंटे का आप टारगेट लेके चल रहे हैं 1 महीने में, तो आने वाले कुछ टाइम में, ऐसे मान लीजिए अभी अगर आपके इनिशियल स्टेज से आपने 200 घंटे की शुरुआत की है, तो आप क्या टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में कितने लोगों को आप लीगल सहायता दे पाएंगे? कुछ आपने एक टारगेट सेट किया अपने लिए? सर, आने वाले टाइम में जो हमारा फोकस है, हमारे साथ अब तक 1000+ लोग जुड़ चुके हैं, एडवोकेट जो सीरियस हैं, एडवोकेट्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, अगर हम 1000 को मल्टीप्लाई करें विद 3, क्योंकि एक एडवोकेट के पास 3 विलेजेस होंगी, तो 3000 गाँवों में पहुँचने का लक्ष्य है हमारा। तो ये अब हमारे साथ अगर जैसे लोग जुड़ेंगे तो 3000 से 30,000, 30,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख। तो इस तरीके से हमारी जो ये मोमेंटम है चलता रहेगा। हमारी जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट बनाएंगे इसको। हम चाहते हैं नेशनल मूवमेंट बने, हर गांव-गांव तक हमारी बात पहुंचे। और आने वाले टाइम में एक टोल फ्री नंबर भी हम लॉन्च करेंगे, ताकि उस पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ पे उस वकील का, उस काउंसिल ऑफ लॉ के मेंबर का नंबर दे सके, ताकि वह वहाँ पहुँच उसकी हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर सके। शांडिल्य जी, ये तो बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की। आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं और अगर ये सच में सच हो जाता है तो लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जैसे कि कोई भी गेस्ट आता है तो हम लोग उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल ज़रूर चेक करते हैं। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से ना एक चीज़ सामने निकल के जो मुझे लगा कि आपसे पूछनी चाहिए, कि आप उसमें देशभक्ति की काफ़ी सारी बातें करते हैं। स्पेशली शहीदों की पोस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है आपकी सोशल मीडिया हैंडल पे। तो शहीदों में आपका बचपन से कोई रुझान था या फिर ये इंटरेस्ट आप में अब आया, डेवलप हुआ है? जी, जो मेरे फादर ने शहीदों के साथ जोड़ा, शहीदों की सोच के साथ जोड़ा। मेरे फादर जो हैं वो पूरे देश में टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। मेरे फादर जो हैं पूरे देश में पीस के लिए काम करते हैं। तो मेरे फादर ने 2002 में एक दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक एंटी टेररिस्ट एक रथ यात्रा निकाली। तो उसमें मैं अपने फादर के साथ था। मैं 4 वर्ष का था, मुझे अभी भी वो चीज़ याद है। तो मैंने वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए, देश की रक्षा करना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। देशभक्ति मेरे खून में है। पर मुझे आज रोना आता है, मेरी आंखों में आंसू होते हैं जब मैं देखता हूँ कि आज की जनरेशन को अक्षय कुमार की फ़ोटो दिखाओ तो पता ही अक्षय कुमार है, कैटरीना कैफ की फ़ोटो दिखाओ तो उन्हें पता ही कैटरीना कैफ है, करीना कपूर की फ़ोटो दिखाओ तो उन्हें पता ही कैटरीना कैफ है।
पर उन्हें अगर फ़ोटो दिखा दीजिए सुभाष चंद्र बोस की तो 10 में से 2 बता पाएंगे कि ये बोस हैं। अगर उन्हें फ़ोटो दिखा दीजिए अशफाक उल्लाह खान की, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग, तो वो भूल जाएंगे कि अशफाक उल्लाह खान भी देश के लिए लड़े थे। अशफाक उल्लाह खान ने भी फांसी पर चढ़े थे। अशफाक उल्लाह खान, लाला लाजपत राय ने लाठियाँ खाई थी, भूल गई है देश की युवा पीढ़ी। मैं गांव-गांव तक जाऊंगा, काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स के माध्यम से जाऊंगा, वर्कशॉप्स करूंगा, स्कूल्स में भी मैं जाता हूं बच्चों को ये बताने, कम से कम 10 शहीदों के नाम तो याद कर लो। स्कूल को भी मैं यही कहूंगा कि स्कूल्स वाले अपने जो इसकी जीवनी है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सबको पढ़ाया जाए। हमारी युवा पीढ़ी इनको भूलती जा रही है। आज 20 बॉलीवुड एक्टर्स के नाम याद हैं, हॉलीवुड एक्टर्स के नाम याद हैं। भगत सिंह का सबको पता है, पंजाब में चलो भगत सिंह की फोटोज लगाई भी चीफ मिनिस्टर ने, सराहनीय पहल थी, और उन्होंने सुखदेव और राजगुरु की नहीं लगाई, उनको ही अलग कर दिया। हमने मांग भी की थी कि इनको अलग, मोहाली एयरपोर्ट पर सिर्फ भगत सिंह अकेले खड़े हैं, क्या सुखदेव और राजगुरु ने कुर्बानी नहीं दी थी? एक जोड़ी को तो सलामत रखा जाता अगर आप भगत सिंह को याद कर रहे हो। तो चलो उन्होंने भगत सिंह को किया, उसी के लिए ट्रिब्यूट है, उन्होंने थैंकफुल हूँ मैं। पर फिर भी जो जोड़ी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की जोड़ी हम सुनते आए हैं, वो जोड़ी को कहीं ना कहीं साथ रखना चाहिए था। पर आज युवा पीढ़ी इस चीज़ को भूलती जा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ के लिए। आप मुझे किसी भी शहीद की फ़ोटो दिखा दीजिए, अगर आप एग्जाम्पल के लिए अभी मुझे कोई शहीद बताएंगे, शायद मैं ऐसा हो कि मैं जवाब ना दे पाऊँ। मुझे 50 शहीदों के नाम बाय फेस याद है, पर आज की युवा पीढ़ी ऐसी नहीं रही। तो दोस्तों, ये हैं शांडिल्य जी, इनसे बात करके बहुत मज़ा आया है। इन्होंने अपनी काउंसिल के बारे में बताया, इन्होंने अपने नए इनिशिएटिव के बारे में बताया, और हमें ये भी पता चला कि देशभक्ति से कितने जुड़े हुए हैं ये लोग, और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत एग्रेसिव रहते हैं अपने नए नए विचारों को लेके, अपने नए नए इनिशिएटिव्स को लेके। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा शांडिल्य जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला और अपना समय दिया हमें और हमसे बातचीत की। शांडिल्य जी, जाने से पहले कोई मैसेज आप युवाओं को देना चाहेंगे? जी, मेरा युवाओं से एक ही संदेश है, शहीदों को याद करें। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। आपसे यही अपील करूंगा, और जो एडवोकेट्स मुझे सुन रहे हैं, काउंसिल ऑफ लॉयर्स से जुड़ें, घर घर तक जाएं, गांव-गांव तक जाएं और देशवासियों के साथ जुड़ें, अपने गांव की मिट्टी के साथ जुड़ें, जिस मिट्टी को लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने कुर्बानी दी, जिस देश की आज़ादी को लेकर हमारे शहीदों ने फांसी के फंदों को झूला, उनके साथ जुड़ें। क्योंकि गांव में अगर आप जाएंगे तो आप अपनी परंपरा से जुड़ेंगे, और काउंसिल ऑफ लॉयर्स का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और अगर आप मेरे साथ काउंसिल ऑफ लॉयर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे सीधा फ़ोन कर सकते हैं 9491722000, और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे काउंसिल ऑफ लॉयर्स की तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और जितने लोग मेरे साथ ज़्यादा जुड़ेंगे उतने हम आगे बढ़ेंगे। और देश को आज़ाद हुए वैसे तो आज 79 ईयर्स हो चुके हैं, पर मुझे लगता है कि आज भी देश आज़ाद नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे गांव में लोग न्याय से वंचित हैं। तो आप सब जुड़कर हमारी आज़ादी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।